Good morning friends, my name is Vishal and today I am going to start a fresh topic in physics, that is विद्युत धारिता। विद्युत धारिता में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चालक और कुचालक के बारे में। तो सबसे पहले ये चैप्टर क्लास 12th के लिए है, उनके आगे आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कारगर सिद्ध होगा। मैं कोशिश करूँगा इस क्लास को बाइलिंगुअल रखने की, हालांकि ये बिहार बोर्ड और CBSE दोनों के लिए बराबर लाभकारी होगा। तो आइए इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चालक को। चालक को सुचालक के नाम से भी जानते हैं। चालक क्या होता है? जब भी किसी पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आते हैं तो अपने बॉडी के थ्रू अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है तो इसे हम चालक का नाम देते हैं। ऐसे पदार्थ को चालक कहते हैं। वहीं इसके अपोजिट देखा जाए तो जब भी हम किसी पार्टिकल्स को या किसी पदार्थ को जब हम इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में लेके आते हैं और अगर वो अपने थ्रू विद्युत को पास नहीं करता है तो ऐसे में हम उसे कुचालक का नाम दे देते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो भी पदार्थ इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दे उन्हें हम चालक कहते हैं, और वो पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में असमर्थ हों उन्हें हम कुचालक का नाम देते हैं। चालक को गुड कंडक्टर कहते हैं और कुचालक को बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। चालक में एग्जाम्पल्स के रूप में देखें, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे के सारे चालक के उदाहरण हैं। वहीं अगर हम बात करें तो लिक्विड चीज़ें भी चालक के उदाहरण हो सकती हैं, जैसे जल से भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में अक्सर सजेशन किया जाता है कि लाइट को काट दिया जाए, ताकि अगर वायर वगैरह बरसात के पानी में नीचे गिर जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी फैलने की समस्या पैदा हो सकती है। यही कारण है कि हम मानते हैं कि लिक्विड में भी चालकता के गुण होते हैं, इसलिए लिक्विड भी एक प्रकार का विद्युत का सुचालक होता है। वहीं कुचालक की बात करें तो सूखी लकड़ी, क्योंकि अगर गीली लकड़ी की बात करें तो गीली लकड़ी में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी रहती है, जिस कारण से वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है, जिस कारण से गीली लकड़ी को हम चालक मानते हैं, जबकि सूखी लकड़ी को कुचालक का नाम दिया जाता है। आइए डिफिनीशंस को लिख लेते हैं कि कौन कौन से डिफिनीशंस थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चालक के बारे में। वैसे पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर अपने से विद्युत का प्रवाह कराते हैं उन्हें चालक कहते हैं। चालक को सुचालक भी कहा जा सकता है। चालक को सुचालक भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स के रूप में इसमें कुछ लिख लेते हैं। चांदी, कॉपर को तांबा भी कहते हैं, एल्यूमिनियम, लोहा इत्यादि। इसके अंदर हम लोग जल को भी शामिल कर सकते हैं, लिक्विडिटी में है जल। ये सारी चीज़ें हैं जो ऐसे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चांदी जो है इन सभी में सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। तो नोट में इसको लिख लेंगे, सिल्वर या चांदी विद्युत का
सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। इसको इरेज करके फिर से लिखते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुचालक के बारे में। ऐसे पदार्थ जिन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर अपने से विद्युत का प्रवाह नहीं कराते हैं, उन्हें कुचालक कहा जाता है। जैसे सूखी लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक, गंधक, कांच इत्यादि। इन सारे से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन और बंद इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इसको इरेज कर देता हूं मैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं बद्ध इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन। हमने बात किया था पिछली कक्षाओं में जब हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे कि नाभिक होते हैं किसी भी पार्टिकल्स में। तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और नाभिक के चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं। नाभिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं तो उसकी विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से थी। हमने देखा था कि नाभिक के पास विद्युत बल रेखाएं स्ट्रॉन्ग है, चूँकि छोटी सी हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग है, और जितनी ही दूर जा रहे थे ये वीक विद्युत आकर्षण बल जो था नाभिक का वो दूर जाने से वीक हो रहा था और पास में स्ट्रॉन्ग हो रहा था। इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो नाभिक के करीब जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का विद्युत आकर्षण बल जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली इसको पकड़ के रखता है, जिस कारण से इसे बंद इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है। इसका अर्थ ये है कि ये जल्दी से फ्री नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते मूव करने के लिए। हालांकि इनका चक्कर ये जरूर काटते हैं, लेकिन इस ऑर्बिट से ये बाहरी किसी और नाभिक के ऑर्बिट में नहीं जा सकते हैं। इसी हिसाब से अगर बात करें कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पे जो नाभिक का आकर्षण बल है, जो विद्युत आकर्षण बल है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो अगर इसके रीजन में कोई और अगर हम एज्यूम कर लें नाभिक को और इसकी भी कुछ अपनी कक्षाएं होंगी, तो ऐसे कक्षाओं में इसकी टेंडेंसी रहेगी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की एज्यूम कर लें तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी टेंडेंसी ये भी हो सकती है कि यहाँ से उठ के ये दूसरे नाभिक की कक्षा में आ सकता है, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे सकते हैं। जैसे हम कहें कि कुछ लोग घर के पास हैं तो वो ज़्यादा बंधन में रहते हैं, लेकिन कुछ लोग घर के दूर रहते हैं तो वो फ्री रहते हैं, जहाँ मन वहाँ घूम सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से यहाँ भी है कि अगर हम घर को नाभिक मान के चले तो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इस नाभिक के आकर्षण बल से ये ज़्यादा इनके पास चिपके रहते हैं, ये फ्री नहीं रहते हैं मूव करने के लिए। वहीं अगर इनसे दूर के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे नाभिक का आकर्षण बल कम रहता है, जिसके कारण से ये दूसरे नाभिक के ऑर्बिट में भी मूव कर सकते हैं। और सेम इसके साथ भी यही हो सकता है, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे तो स्ट्रांगली फोर्स से ये कनेक्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर दूर इलेक्ट्रॉन इससे है तो वो इस दूसरे नाभिक के भी ऑर्बिट में जा सकता है। तो
तो जो दूसरे नाभिक के ऑर्बिट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं, और जो स्वतंत्र नहीं है, जो यहीं पर रह जाते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, इन्हें हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या बंध इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद्युत का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब हमने यहाँ से देख लिया कि विद्युत के प्रवाह में पूरा का पूरा रोल निभाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना अत्यधिक होगा उतना ही अच्छा वो विद्युत का सुचालक माना जाएगा। हमने बात किया था स्टूडेंट्स की विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है या सुचालक है वो चांदी है। इसका मतलब ये है कि चांदी में अत्यधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस कारण से वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को बिना लॉस किए पास कर रहा है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है वो अपने थ्रू ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा और वो अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। ठीक इसी के अपोजिट अगर हम बात करें कि जिसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी या जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा नहीं है, वो लोग अपने बॉडी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि ये कुचालक है, चूँकि अपने थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोकता है। तो आइए अब हम इस चीज़ों को थोड़ा सा लिख के देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसके डेफिनेशंस हो सकते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखते हैं। सामान्यतः नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं तथा नाभिक के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। सामान्यतः जितनी संख्या न्यूट्रॉन्स की होती है या न्यूट्रॉनों की होती है उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की भी होती है, उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉनों की भी होती है। अब हम ये लिखेंगे इसमें कि किस प्रकार से नाभिक से पास में सटा हुआ इलेक्ट्रॉन और दूर सटा हुआ इलेक्ट्रॉन कनेक्टेड रहता है। नाभिक के पास वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है वह नाभिक के विद्युत आकर्षण बल से जुड़ा होता है। विद्युत आकर्षण बल से जुड़ा होता है। अब इसको थोड़ा सा इरेज करके लिखते हैं। तो मैंने लिखा नाभिक के विद्युत आकर्षण बल से जुड़ा रहते हैं। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिख लेते हैं, कूलाम के नियम के अनुसार जुड़ा रहता है के बाद लिखेंगे कूलाम के
नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार नाभिक के पास स्थित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों पर अधिक विद्युत आकर्षण बल प्रभावी होता है, जिस कारण से नाभिक के पास स्थित इलेक्ट्रॉन, नाभिक ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, आप याद रखेंगे। नाभिक के पास स्थित इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र ना होकर बद्ध रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन, बद्ध इसी को बोलेंगे बॉन्ड, बद्ध इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर्ड इरेज करके लिखते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में होते हैं उन पर नाभिक द्वारा विद्युत आकर्षण बल कम प्रभावी होता है, जिस कारण से वह इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ताप तथा ऊर्जा लेकर दूसरे नाभिक के कक्षाओं में जाने को स्वतंत्र हो जाते हैं। और वहीं इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र या मुक्त या फ्री, जो आप कह लें, या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नोट डाल के कुछ बातें लिखेंगे। तो नोट में कुछ बातें लिख लेंगे हम लोग। जिन पदार्थों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, वह पदार्थ अधिक विद्युत को अपने से पास करेगा। इस प्रकार वह विद्युत का अच्छा चालक कहलाएगा। वहीं जिन पदार्थों के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है वह विद्युत का कुचालक कहलाती है। विद्युत का कुचालक कहलाते हैं। अब ये रहा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब अगले टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम इसको इरेज करके लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्थिर विद्युत प्रेरण। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल्स को अनचार्ज पार्टिकल के पास लेके आते हैं, इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी आवेशित छड़ को अनावेशित छड़ चार्ज पार्टिकल या चार्ज रॉड को अनचार्ज रॉड के पास लेके आते हैं तो ऐसे में क्या होता है, जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक चार्ज रॉड है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल अनचार्ज है। और हम चार्ज में भी मानते हैं कि यह एक पॉजिटिवली चार्ज है, यह एक धनात्मक चार्ज है। इस पूरे बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो जब भी हम पॉजिटिव चार्ज को या किसी भी चार्ज पार्टिकल को अनचार्ज पार्टिकल के पास लेकर आते हैं तो अनचार्ज पार्टिकल का जो ये वाला सिरा है, ये सिरा इस चार्ज पार्टिकल से जब उसके पास आता है तो इस सिरे पर बी जातीय चार्ज उत्पन्न होती है और इस सिरे पर सजातीय चार्ज उत्पन्न होती है। सबसे पहले आप बी जातीय और सजातीयों को समझ लीजिए। बी जातीय का मतलब होता है डिफरेंट और सजातीय का मतलब होता है सेम। दोस्तों, मैंने कहा कि अगर हम एक छड़ ले रहे थे जिसमें पॉजिटिव चार्ज था और एक छड़ ऐसा लिए जो बिल्कुल कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, और जब हम इसको इसके पास लाएंगे तो इसका इस वाले सिरे जो इसके पास में है इस पर बी जातीय अर्थात डिफरेंट चार्ज क्रिएट होगा। प्लस का डिफरेंट चार्ज होता है माइनस, और इसके दूसरे सिरे पर सजातीय यानी सेम चार्ज किसके जैसा, इसके जैसा सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब होता है प्लस चार्ज। और इस प्रकार का जो हमारा एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है कि किसी चार्ज पार्टिकल को अनचार्ज पार्टिकल के पास लाने से इसके एक सिरे पर बी जातीय तथा दूसरे सिरे पर सजातीय चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रोसेस को स्थिर विद्युत प्रेरण या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या है कि चार्ज पार्टिकल जब भी इसके पास आएगा तो ये दूसरे बॉडी को भी चार्ज कर सकता है। ये आगे के प्रोसेस में हम देखने वाले हैं। और भी इसमें चीज समझने वाली क्या बात है कि जब ये चार्ज पार्टिकल को वापस से हटा लिया जाए, इस चार्ज पार्टिकल को जब मैं वापस से हटा लेता हूं तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये चार्ज यहाँ से समाप्त होके फिर से अनचार्ज हो जाएगा। इसका मतलब हम फिर से एक बार और इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो जब भी हम इसके पास लेकर आएंगे तो इसका इधर वाला सिरा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अपोजिट सिरा पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका अर्थ क्या है, इधर वाला सिरा बी जातीय अर्थात दूसरा चार्ज, इससे दूसरा चार्ज, और इधर वाला सिरा सजातीय मतलब इसी के समान चार्ज को प्रोड्यूस करता है। और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है स्थिर विद्युत प्रेरण या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसके आगे के प्रोसेस को थोड़ा सा देखते हैं बॉडी रेज करके। तो आइए थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। हमने माना कि यह एक पॉजिटिवली चार्ज मतलब धनात्मक आवेश
वाला ये एक पार्टिकल है और इसके जस्ट बगल में एक ऐसा चार्ज को एक ऐसा बॉडी को एज्यूम कर रहे हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। अब ये हो गया अपना फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में अगर हम इसको पास लेके आते हैं, इसी वाले को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको अगर हम इसके पास लेके आते हैं, इस वाले पार्टिकल के पास, तो क्या होगा? हमने क्या कहा कि पॉजिटिव से इस वाले सिरे पर, जो ये वाला सिरा है, इस वाले सिरे पर इसका जस्ट अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इसके जो सेकंड सिरा है उसके सेम इसी के जैसा चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और इसको अगर वापस हटा लें तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फिर से ये अनचार्ज पार्टिकल के जैसा हो जाता है। उसके बाद थर्ड कंडीशन में हम बात करेंगे कि स्टील यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है और यहाँ पे अनचार्ज पार्टिकल था, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। अब जैसे हम इसको अर्थिंग करेंगे, जैसे ही हम इसको अर्थ से कनेक्शन देते हैं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के कारण इसका रिपल्सन होगा और ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो अर्थ की ओर, अर्थिंग के दिशा में प्रवेश कर जाएगा, जिस कारण से इस वाले जो अनचार्ज बॉडी जो पहले थी, अब यहाँ से सारे के सारे पॉजिटिव अर्थिंग में जाने के बाद जो फोर्थ हमारा कंडीशन बनेगा, ये अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये जो नया पार्टिकल्स है, यहाँ से पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल चुकी है, जिस कारण से इसके बॉडी में केवल और केवल निगेटिव चार्ज बचा। तो देखा स्थिर विद्युत प्रेरण किस प्रकार से कार्य करता है कि एक अनचार्ज पार्टिकल था और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को पास में लाने से इस चार्ज पार्टिकल के कारण सेकंड जो अनचार्ज पार्टिकल था वो भी एक चार्ज पार्टिकल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो यही था स्थिर विद्युत प्रेरण। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। हम लोग लिख लेते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेंगे, इसको बोलेंगे धनात्मक आवेशित पदार्थ, और एक यहाँ पे मानेंगे, इसको बोलेंगे अनावेशित पदार्थ, अनावेशित पदार्थ। अब इसको हम ए पार्टिकल मान रहे हैं और इसको हम बी पार्टिकल मान रहे हैं। इसके इधर वाले सिरे पर ए और इधर वाले सिरे को बी मान लेते हैं। लिखेंगे, जब किसी आवेशित पदार्थ को एक अनावेशित पदार्थ के पास लाया जाता है, तब पास वाला हिस्सा, जिसको हम लोगों ने ए का नाम दिया है, पास वाला हिस्सा विजातीय आवेशित तथा दूर वाला हिस्सा, जिसे हमने बी का नाम दिया है, बी सजातीय आवेशित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते, इसी प्रक्रिया को स्थिर, उधर से अब बार बार लाइट के आगे से बताओ, स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। मिटा के दूसरा लिखेंगे। आइए जो हमने लिखा है उसको एक डायग्राम के माध्यम से भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ ये धनावेशित था और यहाँ पे जो अनचार्ज पार्टिकल है, जब इसको इसके पास लाया गया है तो ये अनचार्ज पार्टिकल में यहाँ निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव उत्पन्न हो गया है। ठीक है, एक लाइन इसमें और लिख लेते हैं, जब आवेशित पदार्थ को वापस हटा दिया जाए
तो पॉजिटिव तथा निगेटिव आवेश एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे एवं पुनः बी पदार्थ, हमने इसको ए पदार्थ माना था और इसको बी पदार्थ माना था, इसलिए हम लिख रहे हैं पुनः बी पदार्थ अनावेशित हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा, अनावेशित हो जाएगा। अब इसी में अगर हमने अर्थिंग लगा दिया, अगर इसको ए माना था सीरा, इसको बी माना था, अगर बी पदार्थ का बी हिस्सा को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पॉजिटिव पृथ्वी की ओर चला जाएगा और बी पदार्थ में केवल निगेटिव चार्ज शेष रह जाएगा। निगेटिव चार्ज शेष रह जाएगा, इरेज करके लिखेंगे। उसको भी एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने ग्राउंड किया। यहाँ पे निगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव था। जैसे ही उसको हम लोगों ने ग्राउंड किया तो यहाँ से सारी पॉजिटिव जो है ग्राउंड के तरफ चले गए। अब इस पार्टिकल में शेष क्या रह जाता है? केवल निगेटिव। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ए पदार्थ था वो किस प्रकार से बी पदार्थ को ऋणात्मक आवेश में परिवर्तित कर दिया और एक अआवेशित पदार्थ को आवेशित पदार्थ बना दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है, जब एक चार्ज पार्टिकल को अनचार्ज पार्टिकल के पास लाया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा मानना है कि आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आपको अगर ये फिजिक्स की सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।